हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सभी को नमस्कार है, बहुत दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा आज का टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। क्लास सेवेंथ है ये, हमारी 11th क्लास की। इससे पहले हमने एक फिफ्थ चैप्टर था, इसके दो पार्ट लिए थे। बाकी आपको पता है हमने सारे चैप्टर्स को एक एक वीडियो में कंप्लीट करा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और करा कौन रहा है? आपका नितिन भाई। नीट सीयूटी 11th क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसमें हम बात करने वाले हैं वो क्या है आज, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपके फ्रॉग के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लांट्स के एनाटॉमी को देखी थी, मॉर्फोलॉजी को देखी थी। अब आ चुके हैं हम कहाँ पे? एनिमल वर्ल्ड में, है ना। अब हम एनिमल्स की बात करेंगे क्या? तो चलिए, जो कि आपका फेवरेट पार्ट है ना जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे एनिमल्स की। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें डाइजेस्ट सिस्टम कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इन एनिमल्स शो वेरिंग डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर हमको कहाँ तक दिख रहा है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, है ना। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको क्या क्या देखने को मिला? जिसमें हमको देखने को मिला डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। और वो भी किसके द्वारा? एक सिंगल सेल द्वारा। वहीं पर अगर मैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करूं, तो आपके क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रही है। ये बात हम कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि आपने अगर स्क्लाइडिन और शेवान की थ्योरी देखी होगी, तो आपको पता होगा, जो कि थ्योरी कब दी थी? 1838 में स्क्लाइडिन ने दी थी। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और 1839 में जो थ्योरी मिली थी, किसने दी थी? शेवान ने दी थी। जूलॉजिस्ट थे एनिमल के लिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि हर कोई सेल से बना हुआ है। और हमने सेल को, जब हमने ये बात देखी, तो हमने देखा कि सेल से बनता क्या है? टिश्यू। और टिश्यू क्या होते हैं? एक स्पेशलाइज सेल्स, जो स्पेसिफिक सेल्स का ग्रुप होता है, जो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। तो हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स की मैं बात करता हूँ जब, तब मैं देखता हूँ कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहे हैं। ये कब पॉसिबल है? जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वही यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल से ही सारे फंक्शन हो रहे थे। ठीक है। तो अब टिश्यू क्या है? टिश्यू को अब आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए टिश्यू समझाने में। क्यों? क्योंकि टिश्यू है क्या? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है along with intracellular substances that perform a specific function। क्या करता है? ग्रुप ऑफ सेल है विथ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। एक इंट्रासेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होगी, और वो क्या करता है? परफॉर्म करता है एक स्पेशल फंक्शन को। ठीक है। ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आर कंपोज ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज हैं। उन 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ है ऑर्गेनिज्म। These tissue combine in different proportions and pattern to form organs। क्या बनाता है? टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं डिफरेंट पैटर्न्स में। ये एक डिफरेंट प्रोपोर्शन और डिफरेंट पैटर्न में क्या करते हैं? फॉर्म करता है किसका? ऑर्गन का। ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। दिस हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन शो डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूशन टू द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो मैंने पॉइंट पढ़ा है, ये मैंने पॉइंट इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपका रिवीजन कराना चाह रहा था। रिवीजन कैसे? कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ओके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या था? टिश्यू थे? नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। और यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल थी। थोड़ी ज्यादा जल्दी नहीं बोल दिया मैंने? कारण क्या था? डिवीजन का था। अब चलेंगे अपन धीरे धीरे। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या होता है? ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यू से। और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? पूरा बॉडी बनाता है ना। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मिलियंस ऑफ सेल। तो ऑर्गन्स क्या है? एक कॉम्बिनेशन है किसका? मिलियन ऑफ सेल्स का। ईच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज। एक जो सिंगल ऑर्गन है उसमें एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज मिल सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हर एक टिश्यू डिफरेंट टाइप का फंक्शन कर रहा होगा, और अभी हमने पढ़ा डिफरेंट प्रोपोर्शन में, और कुछ उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ आपका क्या बनाता है? टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं ना। जैसे कि हार्ट सेल जो है, इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें आपको चारों जो मेन एनिमल टिश्यूज है वो मिलते हैं।
कौन कौन से? एपिथेलल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल टिश्यू। चारों कैसे टिश्यूज हैं? ये है एनिमल टिश्यू। ये आपको प्लांट सेल्स में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। प्लांट सेल्स में अगर आप पढ़ कर आए हो, जैसे कि अब तो एनसीईआरटी में क्या करा है, कॉन्सेप्ट को कम कर दिया गया है। जैसे पहले हम पढ़ते थे तो एनसीईआरटी में क्या होता था, अगर मैं थोड़ा सा प्लांट से कंपेयर करूँ तो समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब मैं प्लांट की बात करता था तो प्लांट में क्या होता था, टिश्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो टिश्यू में एक दिक्कत ये होती थी कि प्लांट्स में टिश्यू के दो टाइप्स हुआ करते थे। ठीक है, एक होता था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता था परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने अभी तो हटा दिया गया है, थोड़ा बहुत आपको लाइटलेस ही पढ़ना पड़ता है, हमने ओवरव्यू देखा ऊपर से। बट जो हमारे तब टाइप के एनसीईआरटी हुआ करती थी 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, तब हुआ ये था कि मेरिस्टेमेटिक में भी तीन हुआ करते थे। कौन से? एपिकल, इंट्राकैलरी, और एक होता था एपिकल, इंट्राकैलरी, और एक होता था हमारा टिपिकल वाला टाइप का, जो कि लैटिट्यूड वाले या फिर लेटरल, लेटरल इसको कहा जाता है, वो वाला है ना। इसमें एपिकल जो वाला था ये क्या कहाँ पाया जाता है? रूट और शूट के अंदर पाया जाता है। रूट के जहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टी जो ग्रोथ होती थी सेल्स की, जिसको हम बोलते थे मेरिस्टेमेटिक, है ना, सेल्स वाला एक रीजन। इसके अलावा जो बाकी आपका इंट्राकैलरी जो था वो क्या करता था, लंबाई वगैरह बढ़ाने में काम आता था, और बाकी लेटरल क्या काम करता था, लेटरल विड्थ बढ़ाने में काम करता था। वही परमानेंट के अंदर में हमने पढ़ते थे क्या, परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में हम पढ़ते थे कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता था, इंट्रासेलुलर। इसके अलावा जो कोलेनकाइमा था उसका भी काम स्टोरेज वगैरह का हुआ करता था, और जो स्क्लेरेन्काइमा था उसका काम सपोर्ट सिस्टम का हुआ करता था। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता था, हमेशा डैड हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम पढ़ते थे, उसके भी अलग से डायग्राम दिए भी हुआ करते थे पुरानी एनसीईआरटी में। तो ये सब चीज़ें हम देखा कि टिश्यूज़ के जो प्रकार वो मैंने सारे बताए आपको। वहीं आपको जो एनिमल टिश्यू वो कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यूज किस में पाए जा रहे हैं? हार्ट में पाए जा रहे हैं। मतलब ये जो पॉइंट बताई ना इसने कि ईच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, है ना, वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना हुआ होता है। तो हार्ट ऐसा है जिसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू भी मिला हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू भी मिला हुआ है, मस्कुलर टिश्यू भी मिला हुआ है और न्यूरल टिश्यू भी मिला हुआ है। ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी विच रिप्रेजेंट एन इवोल्यूशनरी ट्रेंड। मतलब ऑर्गन सिस्टम जो करता है वो एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है, जो कि दिखाता है जो अपना इवोल्यूशन हुआ है उसका ट्रेंड दिखाता है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की। अभी आप जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो ना वो आप पढ़ने वाले हो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, जो कि क्या करता है, वर्टिब्रेट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम बाहर के रख पढ़ते हैं, और एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये बात आपको पता है। तो फ्रॉग के अंदर मैं बात करूँ तो फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है। और एम्फीबियन के फीचर्स आप मुझे कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में? एम्फीबियन के सबसे मेन, एम्फीबियन की सबसे मेन फीचर, और ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम का ग्रुप है जिसको हम एम्फीबियन के से कंपेयर करते हैं? ठीक है, तो फ्रॉग बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो ये क्या है, कॉर्डेटा फाइलम का है, और क्लास कौन सी इसके? एम्फीबिया है। दे कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, इस टाइप की जो स्पीसीज है, जो आपकी फ्रॉग की मैं बात करूँ, राना टाइगरा, ये कहाँ, ये क्या करती है, ये आपके लैंड पर रहती है और रिप्रोडक्शन का कर रही है जाके पानी में कर रही है। ठीक है, अब जो फ्रॉग है ना वो कैसे हैं? फ्रॉग्स आर पोई किलोथर्मिक, पोई किलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है। अभी कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड क्या है सर, मैं समझाता हूँ आपको। जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो आपको गर्मी में ज़्यादा दिखते हैं, जैसे कि फ्रॉग। फ्रॉग का एग्जांपल मैं इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि फ्रॉग जो है उसमें आपने एक बात नोटिस करोगे, बारिश के दिनों में बहुत दिखते हैं, और जैसे सर्दी आएगी वैसे गायब है। ऐसे ही छुपकली, छुपकली आपको बारिश के दिनों में और गर्मियों के दिनों में दिखेगी, सर्दी में आते गायब। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने एक पीरियड में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन पीरियड या फिर आपका हाइबरनेशन पीरियड। जिसमें क्या होता है, ये जब सर्दी पड़ेगी ना तो सर्दी में ये छुप जाता है, मतलब इनकी बॉडी काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, जहाँ पर बिल्कुल मेटाबॉलिज्म रेट सब चीज़ें कम हो जाती हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है कि ये जैसे, क्योंकि अब इनकी बॉडी कोल्ड ब्लडेड है तो इनको जब कोल्ड ब्लडेड है तो ठंड पड़ेगी तो और कोल्ड हो जाएगा ब्लड, तो फिर दिक्कत है कि इनकी बॉडी काम करना बिल्कुल बंद कर देगी, और ये कुछ भी खाए पिएंगे नहीं। केवल ये जो सर्दी निकलेगी ना, सर्दी में बिल्कुल एक जगह बैठे रहेंगे। ठीक है, और फिर जैसे गर्मी आएगी वैसे ही वापस अपना काम करना शुरू। तो अगर गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ रही तब भी नहीं दिखेंगे, अब तो तब कहाँ जाते हैं ये? तब जाते हैं एस्टिवेशन में।
और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब आपको नहीं दिख रहे तो आप समझ लीजिए कि कहाँ पर गए हैं, हाइबरनेशन में। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर वेरीज विथ एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो कोल्ड ब्लडेड है तो इनका जो टेम्परेचर है वो कैसे चल रहा है, सीधे सीधे इनके काय पे, एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है ना। इसीलिए हम ह्यूमंस कैसे, हम वार्म ब्लडेड है, हमारा खून काट कर देखो तो आपको थोड़ा गर्म खून मिलेगा, गर्म खून हम कहते हैं ना। कारण क्या है, इसीलिए हमको हमारी बॉडी को ओढ़ कर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ठंडे पड़ जाएं तो हमारा खून क्या है, खत्म हो जाएगा, है ना। हम खून खत्म मतलब खून जमने लगेगा, और जमने से क्या प्रॉब्लम होगी, हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी, एंड देन वी विल डाई। बट इन केस ऑफ फ्रॉग, जब हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो वो क्या रहा है कि वो अगर कोल्ड ब्लड है तो कोल्ड, अगर ठंड पड़ी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने हाइबरनेशन पीरियड में जाकर अपने आप को सेव कर लेगा। ठीक है, तो अब फ्रॉग के जनरल कैरेक्टर्स हमने देखे कि क्या होता है, पॉली किलोथर्मिक होता है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होता है ये। बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रॉग जो होता है ना, ये होता है कैमोफ्लेज, मतलब कैमोफ्लेज कैसे, गिरगट, गिरगट को आपको ध्यान है आपको, गिरगट जैसे कलर बदल लेता है ना अपना, वैसे ही ये भी जो आपका आपका फ्रॉग है वो आपके एनवायरनमेंट के अनुसार अपना कलर बदलता है। अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मिमिक्री, है ना। अब हम थोड़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग देखेंगे, डायग्राम मैंने यहाँ पर लगाया है। तो आपको पहले डायग्राम पे हम चलते हैं। डायग्राम आपको सिंपल दिख रहा है, ये इसकी आई है, इसकी हेड है, जो सिंपल होते हैं। फोर लिम्ब है, आगे वाले को फोर लिम्ब कहेंगे, पीछे वाला हैंड लिम्ब होता है, और ये ट्रंक है। ठीक है, पीछे वाली साइड। इसकी बेसिस पे आप देखिएगा, थोड़ा सा हम चलते हैं जो कि स्किन के बारे में बात करते हैं। स्किन बहुत स्मूथ होती है बट स्लिपरी होती है और मॉइस्ट होती है, ड्यू टू म्यूकस सिक्रेशन, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। डोर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन एंड डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, जो डोर्सल साइड है, पीछे साइड, वो कैसी होती है, ऑलिव ग्रीन होती है, और उस पर कुछ इरेगुलर शेप्स और स्पॉट्स होते हैं। वेंट जिसको हम कहते हैं डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, है ना। वेंट्रल साइड इज यूनिफॉर्म पेल येलो, आपने देखा होगा पीछे जो नीचे वाली साइड होती है वेंट्रल साइड, वो कैसी थोड़ी गोरी गोरी सी होती है। फ्रॉड डू नॉट ड्रिंक वाटर, वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, जो मेंढक है वो कभी पानी नहीं पीता, मेंढक कभी पानी नहीं पीता, वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा कि बॉडी जो है हेड और ट्रंक पे डिवाइडेड है। कैसे, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि आगे की तरफ हेड है और पीछे क्या है, ये जो आगे वाला रीजन है, अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ पेन का फिर मैं आपको बताऊँ, तो आगे वाला जो रीजन है वो क्या है, हेड है, और पीछे वाला रीजन जो है वो है ट्रंक है। तो बॉडी किस में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। नेक एंड टेल आर एबसेंट, नेक और टेल्स में एबसेंट होती है। अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, देखो नॉस्ट्रल्स क्या होती है, जो इसके नाक है वो भी प्रेजेंट होती है, उसमें छेद होता है। अबव द माउथ, माउथ के ऊपर होती है। आइज आर ब्लग्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है ना इसका स्पेशलिस्ट है, मतलब आपकी जो आंखें होती है उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें जो आपका टिम्पेनम एक्ट एज अ ऑडियोटरी ऑर्गन, जिसकी आवाज वगैरह निकलती है, इसमें टिम्पेनम जो एक्ट वो ऐसे एक्ट करता है, किसके रूप में एक्ट करता है, ऑडियोटरी ऑर्गन के रूप में। लिम्स की बात करूँ तो फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब होते हैं। ठीक है, पॉजेस फोर डिजिट्स, इसके चार आगे वो होती है उंगली जैसी, एंड हिंड लिम्स में पांच डिजिट, एंड आर लॉन्गर एंड मस्कुलर, ज़्यादा ताकतवर होते हैं किससे, एज कम्पेयर टू फोर लिम्ब। ठीक है, वेब डिजिट्स हेल्प इन स्विमिंग, जो ये इसके डिजिट्स है ना वो क्या हेल्प करती है, इसको स्विमिंग में हेल्प करती है, क्योंकि ये क्या एम्फीबियन है तो पानी में भी रहता है। ठीक है, अब बात आती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है। तो अगर मैं फ्रॉग की बात करूँ तो ये क्या करते हैं, ये वोकल सेक्स होते हैं इनके पास, जिससे क्या करते हैं, साउंड प्रोडक्शन करते हैं ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। जनरली यू हैव सीन दैट फ्रॉग प्रोड्यूसेस साउंड, है ना, आपको टर्टर की आवाज आती है। वो कारण क्या है, वो एक तरह का इनका एक नेचर है, जो कि एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, है ना। इसमें क्या होता है, जब ये आवाज करते हैं, जो टर्टर की आवाज आती है, जनरली आप बारिश के दिनों में देखते हो, तो वो एक तरह का फीमेल को अट्रैक्शन के लिए आवाज है। उसमें आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि जब भी अगर आपने बारिश में या फिर आपने कोई मैंडो को मारा है, मारा मतलब मारा ऐसे कि इसको चप्पल से आपने दबाया, एक बार कोशिश करना, वैसे जीव हत्या गलत बात होती है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा अपना साइज बढ़ा करने की कोशिश करेगा, जैसे फुला लेगा अपने आप को, पैरों थोड़े से और छोड़ कर अपना साइज बड़ा करके दिखाएगा। रीजन क्या होता है,
वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाने का प्रयास करता है। और आपने अगर नेशनल टीवी देखी, नेशनल ज्योग्राफी देखी है, तो ऑलवेज आपने देखा होगा कि मेटिंग के वक्त में मेल जो होता है ना अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाता है। बस एक जो इसका एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। बट मोस्टली मेल जो है अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग देयर साइज और बाय द मोड ऑफ वोकल्स। वोकल्स आवाज चिल्ला के, साउंड प्रोडक्शन के द्वारा। तो मेल फ्रॉग्स हैव अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोल्ड लिम्ब। इसके पास क्या होती है? कॉपुलेटरी पैड होती है। कहाँ पे? फर्स्ट जो आगे की उंगली होती है ना फोल्ड लिम्ब के, उसके पास। और ये जो फीचर्स है ना, ये आपके एब्सेंट होता है किसमें? फीमेल्स में। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेंढक को देखा, और मेंढक को हमने देखा तो मेंढक के हमने स्पेशल फीचर्स देखे, जिसमें हमने क्या देखा कि मेंढक जो है किस तरह से हमारे को नेशनल ज्योग्राफी जो है ना, नेशनल ज्योग्राफी यहाँ पर देखने को मिल गई। तो यही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है क्या? अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि ये क्या है, एक तरह का बिहेवियर है जिसमें मेल एंड फीमेल का डिफरेंस हमको पता चलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कुछ नहीं है, सिंपल शब्द में हम ये समझिएगा। जैसे यहाँ पर मेल था, तो मेल क्या कर रहा है? आवाज प्रकट कर रहा है, और इसके पास कॉपुलेटरी पैड होती है, वो है ना। तो ये क्या शो करने की कोशिश कर रहा है? ये अपने आप को डोमिनेटिंग शो करने की कोशिश कर रहा है ना। तो यही जो मतलब कर रहा है ना, जो भी काम ये कर रहा है, वो दर्शाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को। डायमॉर्फिज्म को, है ना। अब बात आती है कॉपुलेटरी पैड क्या होती है। तो कॉपुलेटरी जो है ना, ये एक तरह का, आप मान लीजिए, इंटरकोर्स और मीटिंग के अंदर हेल्प करते हैं इनको। ठीक है, जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होती है। अब बात आती है एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग की। एनाटॉमी में क्या होगा? इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आपको मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई ना। अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। आज मैं लिखने का काम बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि समझाने का तो मैंने बहुत आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मैंने इतनी मेहनत कर दी है कि अब आपको चीज़ें समझ में आएगी। और पहली बात भाई, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो डेफिनेटली आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ। आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पक्का मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। जितने भी मैंने अभी 6 चैप्टर कराए हैं वो बहुत मेहनत से कराए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग अकोमोडेट्स वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या होगा? डाइजेस्ट सिस्टम होगा, जो कि जैसे हमारे जैसा बिल्कुल डाइजेस्ट सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। सारे सिस्टम इसमें प्रेजेंट है। पहले हम बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? आपके फूड को डाइजेस्ट करना, है ना। तो फ्रॉग भी कुछ खा रहा है तो उसको क्या करना है? डाइजेस्ट करने का काम है। तो इसमें क्या होता है? इसके बाद होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो फ्रॉग क्या है? कार्निवोरस है। ठीक है, तो कार्निवोरस होने के कारण इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है देखिएगा, जैसा कि हम में होता है वैसे ही सेम चीज़ है। माउथ, बकल कैविटी, फेरेंक्स, ऑइसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। सेम बात जो हमारे में है वही वाली बात है। ऑइसोफेगस हम देखते हैं, स्टोमक हम देखते हैं, इंटेस्टाइन हम देखते हैं, रेक्टम हम देखते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो देखो कहते सेम फीचर्स है ना, इसलिए आपको मालूम है कि ठंड चढ़ गई यार मेरे को, सॉरी। खांसी इसलिए आ गई क्योंकि खड़े खड़े पढ़ाता हूँ, और ठंड हो है तो जैकेट भी नहीं पहन रखी। बहुत डेडिकेशन से चल रहा है अपना काम भाई। हाँ, देखो, एलिमेंट्री कैनाल होती है, शॉर्ट होती है। क्यों शॉर्ट होती है? क्योंकि कार्निवरस ऑर्गेनिज्म है ना। और इसके अंदर क्या है? ऑइसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन, रेक्टम है, और क्लोएका है, और माउथ से बगल कैविटी वगैरह सब चीज़ें हैं। इसमें लीवर जो है ना वो काम कर रहा है, जो कि अपने भी करता है। क्या? बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है। कहाँ प्रेजेंट है वो? गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है। इसमें क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। टंग इज बाइलॉप्ड एंड यूज टू कैप्चर प्रे। ये क्या करता है? जो टंग होती है ना, टंग एक तरह का काम क्या कर रही है कि अगर मान लीजिए मेंढक है भाई, मेंढक भाई साहब है, मेंढक भाई साहब ये वाला इसका आगे का मुंह है, तो उसकी टंग ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसे फोल्ड कर कर अंदर अंदर ले जाएगी। जैसे अगर उसने बाहर कोई दूर खड़ा है तो ऐसे उसको फोल्ड कर कर अंदर खींच लेगा ये। तो क्या कर रहा है? एक तरह से प्रे को पकड़ने का काम करे ना। इसके अंदर डाइजेशन के अंदर किसके द्वारा होता है? एचसीएल, जो कि स्टोमक में रिलीज होता है। काइम पासिस टू डोडेनम वेयर बाइल एमल्सिफाई फैट्स। जो काइम है, जो खाना है, वो कहाँ जाता है? डूडेनम में। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? बाइल जो है आपके फैट्स को
एमल्सिफाई करता है। और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स को डाइजेशन का काम कर रहा है। और जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा। और एब्जॉर्प्शन जो है किसके द्वारा होगा, जो आपके इंटेस्टाइन में विली और माइक्रोविली है उसके द्वारा होगा। और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ निकल जाएगा, क्लोका के द्वारा निकल जाएगा। समझिएगा बात। माउथ के अंदर से, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ से इस डायग्राम को हम ऊपर ऊपर से देखेंगे जैसे कि हम देखते हैं ह्यूमंस में से। माउथ से अंदर गया, माउथ से अंदर जाते ही कहाँ गया होगा, ये भाई सब गया होगा हमारा। पहले माउथ में गया, फिर बगल कैविटी में गया, बगल कैविटी से ऑइसोफेगस में गया होगा, ऑइसोफेगस से इंटेस्टाइन में जाने वाला था। तो पहले यहाँ पर एचसीएल ने स्टोमक के अंदर क्या करा, रिलीज, आपका एचसीएल रिलीज हुआ और डाइजेशन हो गया। फिर वो कहाँ जा रहा है, ड्यूडेनम में गया। ड्यूडेनम के बाद जाने के बाद बाइल जूस वगैरह मिला, बाइल जूस वगैरह मिलने के बाद अब ये क्या हुआ, जो एचसीएल था वो एसिडिक फॉर्म में था और यहाँ पर बाइल जूस ने इसको बेसिक फॉर्म कर थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन में काम करा, है ना। अब हुआ क्या, अब नीचे जा रहा है धीरे धीरे भाई साहब, नीचे जा रहे हैं तो फिर इनको मिलेगा हमारे पैनक्रिया। तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हो गया, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होने से क्या हुआ, आपके प्रोटीन और आपके बाकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे उनका डाइजेशन हो गया। और फिर ये इंटेस्टाइन में घूमता रहा, माइक्रोविली ने आपका एब्जॉर्व कर लिया न्यूट्रिएंट्स, एंड देन क्लोका के द्वारा बाहर निकल गया। ये सेम प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये हमारे ह्यूमन से भी तो हो रहा है, सेम डाइजेस्ट सिस्टम है। अब आप यहाँ पर देखना कैसे, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखोगे तो मजा आएगा आपको। कैसे मजा आएगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, समझने का प्रयास करना, ये ऑइसोफेगस है, ऑइसोफेगस ऊपर लीवर था, लीवर ने क्या करा, रिलीज करा क्या, बाइल जूस। बाइल जूस के बाद ये कहाँ गया, स्टोमक में, स्टोमक में गया ना, यहाँ पर था, यहाँ से अंदर जाके कहाँ गया, स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद क्या हुआ, एचसीएल रिलीज हुआ, एचसीएल रिलीज होने के बाद कहाँ गया, ये गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाने के बाद कहाँ गया, रेक्टम में। और रेक्टम से कहाँ निकल गया, क्लोका के द्वारा। ये पूरा क्या है इसका, पूरा क्या है, डाइजेस्ट सिस्टम, जो कि सिंपल भाषा में हमने समझ लिया। इसके अलावा आप इसके और फीचर देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको हार्ट मिलेगा देखने को। इसके अलावा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में क्या था, बाइल जूस था, है ना। गॉल ब्लैडर में क्या था, बाइल जूस था। इसके अलावा फैट बॉडीज भी मिलेगी नीचे, और किडनी भी है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। और यूरेटर भी मिल रही है इसमें, देखो बहुत बड़ी बात, तो यूरेटर भी मिल रही है। और फिर यूरिनरी ब्लैडर भी मिल रही है। तो एक तरह से सिमिलरिटी शो कर रहा है ना यार ह्यूमन से थोड़े बहुत तो भाई, है कर रहा नहीं कर रहा, बताओ कर रहा है ना। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, कैसे वो सांस ले रहा है। तो भैया एक बात तो हमने पढ़ ली अभी कि फ्रॉग पानी नहीं पीता। क्यों नहीं पानी पीता, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भाई कहीं ना कहीं से अब वो उसके बाद नॉस्ट्रल तो है, तो सांस तो लेता ही होगा, है ना। तो अब देखिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉग रेस्पायर थ्रू डिफरेंट ऑर्गन डिपेंडिंग ऑन हैबिटाट। तो हैबिटाट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि कैसा वो रेस्पिरेशन शो करेगा। जिससे क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अगर इन वाटर थ्रू स्किन। तो क्यूटेनियस जो आपका जैसे पानी में गया हो, तो वो क्या करेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा, मतलब स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा। समझ गए, सांस तो लेगा नहीं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो है नहीं, पानी में मिली हुई ऑक्सीजन है। तो वो क्या करेगा, पानी जो है वो स्किन के टच होगा और स्किन के द्वारा वो रेस्पिरेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूट सा काम कर रहा है ना, क्यूट सा। ठीक है। वहीं पर अगर लंग्स की बात करेंगे तो नोस्ट्रिल है उसके पास, तो लंग्स काम आएगा, बकल कैविटी काम आएगी, स्किन काम आ जाएगी। ठीक है। अगर जैसे जो अगर हम लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। लंग्स है लॉन्गिट्यूड पिंक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। लंग्स कैसे पिंक कलर के होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है क्या, ये देखो आपको दिखा रखा है ना सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये लंग्स, है ना। कैसे स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइबरनेशन रेस्पिरेशन अकर थ्रू स्किन। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कब हो रहा था, एस्टिवेशन कब हो रहा था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एस्टिवेशन हो रहा था जब समर थी। और हाइबरनेशन कब हो रहा था, जब सर्दी पड़ गई थी, है ना। अब आती है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है भाई, खून कैसा बहेगा, खून कैसा बहेगा, धमनियों में बह रहा है खून, तो इसलिए क्लोज सर्कुलर सिस्टम है। हार्ट जो होता है थ्री चैम्बर होता है, मैंने आपको तरीका बताया था आई थिंक, कि कैसे आप थ्री चैम्बर, टू चैम्बर, फोर चैम्बर कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई बहुत सिंपल चीज़ है। ये मैंने बनाया पानी, वाटर, ये मैंने बनाया लैंड, और फिर आकाश में जोड़ रहा है उसके अंदर। तो जो पानी में रहेगा उसमें रहेगा हमेशा टू चैम्बर या फिर थ्री चैम्बर। ठीक है।
फिश में 2 चैम्बर्ड होगा, और जो आपके वाटर लैंड में रहेगा उसको आपको 3 चैम्बर्ड मिल जाएगा, क्योंकि जो पानी और लैंड दोनों में रह रहा है वो 3 चैम्बर्ड। बट जो प्रॉपरली लैंड पे रहेगा तो जैसे कि आपका ह्यूमंस, तो उसमें 4 चैम्बर मिल जाएगा, और जो हवा में उड़ेगा उसमें 4 चैम्बर मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना, आपको चीज़ें याद रहेगी हमेशा। हार्ट इज 3 चैम्बर, मतलब ये पानी और वाटर दोनों में रह रहा है, ठीक है। 2 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल इसमें प्रेजेंट है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 चैम्बर हो गए ना। हार्ट इज एनक्लोज बाय पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से एनक्लोज रहता है। साइनस वेनोसस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम, जो साइनस वेनोसस होती है जिसको हम बोलते हैं एसवी, है ना, कहाँ होती है, ओपन होती है वो राइट एट्रियम में ओपन होती है। और कोनस आर्टेरियोसस अराइज फ्रॉम वेंट्रिकल्स, जो कॉनस होती है वो जो आर्टरीज निकलती है कहाँ से निकलती है वो, फ्रॉम वेंट्रिकल। फ्रॉग हैज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सिस्टम, तो जो फ्रॉग होता है उसके पास होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सिस्टम होता है। इसके अलावा इसमें ब्लड भी कंसिस्ट होता है। ब्लड जो है आपको जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है वैसे ही कैसे ब्लड है इसमें, कैसे ब्लड था अभी, कैसे अपने ब्लड सिस्टम देखा था, हॉट या फिर कोल्ड देखा था, कौन सा देखा था, जल्दी कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, आई एम वेटिंग यार, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार। आप कमेंट कर ही नहीं रहे हो यार, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो यार आप, करो करो गुरु, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सर पढ़ा रहे हैं मेहनत से, आप भी प्लीज थोड़ा सा अपना डेडिकेशन दिखाओ, दिखाओ 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 भाई। तो यहाँ पे मैंने बात करी थी कि एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है और एनल पोर्टल सिस्टम होता है। तो जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है ना वो एक स्पेशल वेन का नेटवर्क होता है, जिसमें क्या होता है आपके न्यूट्रिएंट रिच होता है एक तो, और इसमें क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना वो बहता है फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू, मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन से हो गए आपके, स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज वगैरह, इनसे ना कहाँ जा रहा है डायरेक्टली, टू लीवर। काहे के लिए जा रहा है, फिल्ट्रेशन होने के लिए। वहीं पर जब मैं रैनल की बात कर रहा हूँ, रैनल पोर्टल सिस्टम की, तो इसका भी एक अलग सा सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है, फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, लीवर टू, कहाँ आ रहा है, लीवर टू आपके हार्ट में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा ब्लड सेल्स, ये आपको पता ही है। आरबीसी या न्यूक्लिएटेड, भाई वैसे आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है, तो समझ लीजिएगा, ठीक है। आरबीसी केवल और केवल ऐसी सेल्स है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट इसमें है, न्यूक्लिएटेड है। और दूसरा कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, तभी आपको लाल खून देखने को मिलेगा। लिम्फ लैक आरबीसीज एंड सम प्रोटीन्स, तो जो लिम्फ होती है उनमें आरबीसीज और प्रोटीन लैक होता है, नहीं होता है। अब बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है, कैसे बहाना, कैसे बाहर खाना कैसे बाहर निकलेगा। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय वेल डेवलप्ड सिस्टम, किस तरह का वेस्ट निकल रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकल रहा है। फ्रॉग इज यूरोटैलिक एनिमल, मतलब ये यूरोटैलिक एनिमल है जो कि कर रहा है, रिलीज कर रहा है यूरिया, एक तरह का ना, यूरिक एसिड। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इंक्लूड्स किडनी, क्या क्या आता है, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोका, ठीक है। हमने देखा था अभी किस तरह से क्लोका से खाना बाहर निकल रहा था। किडनी डार्क कलर की होती है, डार्क रेड और बीन शेड होती है। फंक्शन क्या है इसका, वही फिल्ट्रेशन का, किसके द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा। इन मेल यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनो जेनिटल डक्ट्स, ठीक है। और इन फीमेल्स यूरेटर्स आर एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू क्लोका, जो आपके आपके यूरेटर्स एंड ओविडक्ट्स हैं वो सेपरेटली ओपन होती है, कहाँ पे, क्लोका के अंदर, फीमेल्स के अंदर। वहीं पे मेल्स के अंदर यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया आपका एक्सक्रीशन सिस्टम। अब बात आती है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट देखिएगा। इसमें 3 तरह का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस सिस्टम। ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन कैरनियम, ब्रेन इज डिवाइडेड, जो कि सेम ब्रेन हमारे ब्रेन हमारे ह्यूमंस में होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। सेम फ्रॉग में भी ऐसा होता है। फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लॉब्स, सेरेब्रम एंड डाइन्सफेलोन, ठीक है। मिड ब्रेन में होती है ऑप्टिक लोब्स, और हिंड ब्रेन में होती है आपकी सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, जिनका स्पेशल फंक्शन होता है, जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। ऐसे नर्व्स जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो वैसे
12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं किसमें, कॉकरोच वगैरह में। यहाँ पर आपको 10 पेयर्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात होती है सेंस ऑर्गन की। सेंस ऑर्गन इंक्लूड्स ऑर्गन ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग। ठीक है, आइज आर सिंपल आइज, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते ये। और टेम्परम इज प्रेजेंट। टेम्परम का काम क्या था, ऑडियोट्री क्या कर रही थी, ऑडियोट्री तरह का एक काम कर रहा था नहीं, एयर हेल्प इन हियरिंग एंड बैलेंस। ठीक है, अब बात आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके 3-4 पॉइंट ही लिखे मैंने, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और चैप्टर खत्म है। इससे ज़्यादा हमने पढ़ना भी नहीं था इसमें। तो मज़ा आ रहा है ना आपको, मतलब कंटेंट की तो पिन पॉइंट है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है इसमें, आपको पता है, सेम ह्यूमन जैसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका भी। कैसे देखें आप, है ना, देखना अभी दिखाता हूँ मैं आपको। टेस्टिस आर येलोइश अवॉइड स्ट्रक्चर्स अटैच टू किडनी। टेस्टिस कैसी है, येलोइश होती है, और अवॉइड स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें अटैच टू किडनी, किडनी से अटैच होती है। वासा एफ्रेंशिया कनेक्टेड टेस्टिस टू किडनी, जिसमें वासा एफ्रेंशिया जो क्या कनेक्ट करती है किडनी से टेस्टिस को। और यूरोजेनिटल डक्ट ओपन इनटू क्लोका। डायग्राम देखो ये रहा, आपको दिख रही है टेस्टिस दिख रही है आपको, है ना, ये आपको अंदर किडनी दिख रही है ना, आपको टेस्टिस दिख रही है, ऊपर फैट बॉडीज प्रेजेंट थी, देखा होगा आपने पहले। और फिर ये क्या निकल रही है, यूरिनल जेनेटल डक्ट निकल रही है। कहाँ तक जा रही है ये, देखो ये निकल रही है, और कहाँ जा रही है, आपके क्लोका रीजन में जा रही है ना। और इसके साइड में अटैच कौन है, यूरिनरी ब्लैडर अटैच है। अब आप एक बार फिर से पढ़ो, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ है, यहाँ पे किसमें, किडनी के पास में, है ना। अगर आप फिर से पढ़ो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। टेस्टिस और येलोइश कहाँ पर है, ये आपको येलो कलर में दिख रही है। पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट हम देखते जाएंगे ना। टेस्टिस येलो होती है, अवॉइड मतलब गोल तरह के स्ट्रक्चर में होती है, कहाँ अटैच होती है, किडनी से। देखो आपको साफ साफ दिख रही है किस तरह से किडनी से अटैच है ना। वास एफ्रेंशिया कनेक्ट टेस्टिस टू किडनी। तो वास एफ्रेंशिया क्या काम कर रहा है, यहाँ पर कनेक्टेड होता है। वास एफ्रेंशिया क्या काम कर रहा है, देखो ये रहा वास एफ्रेंशिया, ये कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है, आपकी किडनी को और टेस्टिस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। और यूरोजेनिटल डक्ट ओपन इनटू क्लोका। तो आपकी यूरोजेनिटल डक्ट कहाँ है, ये रही आपकी डक्ट, ये कहाँ निकल रही है, कनेक्ट कहाँ पर है, क्लोका तक कनेक्टेड है। यही आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन थीम है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओवरीज आर लोकेटेड नियर किडनी। तो किडनी के पास में ओवरी मतलब होती है। ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोका। जो ओविडक्ट है वो कहाँ जा रही है, देखो ओविडक्ट कहाँ है इसमें आपको दिख रही है, ओविडक्ट ये निकल रही है ना, ये ओविडक्ट ये रही है ना। ये कहाँ जाकर जा रही है, ये जा रही है आपके पूरे क्लोका में जाकर रुक रही है ना, क्लोका के अंदर। फीमेल ले कम से कम 2500 से 3000 ओवा मतलब आपके एग्स रिलीज करती है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स टैडपोल लार्वा एंड मेटामॉर्फोसिस। काइनेटिक जिसको हम कहते हैं, तो टैडपोल लार्वा बनता है और मेटामॉर्फोसिस होता है। तो आप डायग्राम एक बार हम देखते हैं। जो ओवरी है कहाँ कनेक्टेड है, किससे, किडनी से कनेक्टेड है। और ओवरी कहाँ अटैच हो रही है जाके, ये हो रही है क्लोका के अंदर। तो क्लोका मेन जो है, आपको इसमें पहले हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था कि जो जब हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे, तो हमने इस टाइम भी देखा था कि जो यूरिनरी यूरेटर और आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, ये दोनों का मेन जो है वो क्लोका पर्चर पे एक एंड खुलता है ना फीमेल के अंदर। तो वो पॉइंट यहाँ पर हमने देखा। तो मुझे लगता है आपको मज़ा बहुत आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई, शेयर दबा के, जब दबा के वो सर नहीं है कि जो दबा के लाइक शेयर करो, वैसा बोलना पड़ेगा मेरे को। भाई आपका भाई पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली आपको मज़ा आ रहा है, आई नो, क्योंकि चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई में कोई नहीं पढ़ाता है। मैं जितना आपको सिंप्लीफाई कर आपके भाई की तरह पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।